नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। पीएम के खिलाफ अपमानजनक फतवा जारी करने वाले मौलाना के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न होने से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फतवा जारी किए करीब 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मौलाना नूरुर रहमान बरकती पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि बीजेपी ने पुलिस में उसके खिलाफ बकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जो भी ऐसा करेगा उसको 25 लाख रुपया इनाम और दिया जाएगा और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की तरफ से। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये अपमानजनक फतवा नोटबंदी के फैसले की वजह से जारी किया जा रहा है। ये फतवा कहीं और से नहीं बल्कि नोटबंदी का पुरजोर विरोध करने वाली सीएम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से आया है। जाहिर सी बात है, सीएम ही फैसले के विरोध में हो तो फतवा पढ़ने वाला भी उनका करीबी ही होगा। उनका तारुफ आपसे कराएं उससे पहले एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि आखिर इस फतवे में देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा क्या गया है। जो भी ऐसा करेगा उसको 25 लाख रुपया इनाम और दिया जाएगा और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की तरफ से। सुना आपने, जब नोटबंदी पर देश ने सरकार के फैसले का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने फतवे का सहारा लेना शुरू कर दिया। फतवा पढ़ रहे हैं ये मौलवी नूरुर रहमान बरकती। मौलाना बरकती कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद में शाही इमाम है। मौलाना नूरुर रहमान बरकती को ममता बनर्जी का बेहद नजदीकी माना जाता है। पिछले कुछ वक्त से बरकती को सीएम ममता बनर्जी के मुख्य राजनीतिक सलाहकार और गुरु के तौर पर जाना जाता है। साल 2013 में मौलाना बरकती ने दावा किया था कि सीएम को मेरे फोन करने के बाद ही सलमान रुश्दी के कोलकाता आने पर रोक लगा दी गई थी। इससे पहले भी मौलाना बरकती ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भी फतवा जारी किया था कि उन पर पथराव कर बंगाल से खदेड़ दिया जाना चाहिए। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में मौजूद फतेह का फतवा के होस्ट तारक फतेह ने मौलाना बरकती से इस पर सवाल किया तो बरकती गर्दन काटने की धमकी पर उतर आए। सुनो, अब आप दारा सीखो कि गर्दन नहीं कटेगी, तुम्हारी गर्दन कटेगी बेवकूफ। मेरी तो मर गया है, काट दीजिए, खानदान भी मर गया है, काट दीजिए मेरी गर्दन, तेरी सब कट चुकी है, मेरी काट दीजिए। यानी आप लाइव टीवी पे कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवे पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक उन्माद किस्म का व्यक्ति, उसको बाहर रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी नहीं। अगर सरकार नाम की कोई चीज़ होती तो इसके इस बयान के बाद सरकार खुद सो मोटो उसके ऊपर मामला दर्ज करती और उसको जेल के अंदर डालती। जिन साहब ने ये बेहुदा बात कही है, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमारा जो कानून है, हमारा जो आइन है, हमारा दस्तूर है भारत का, जब वो इसकी कोई इजाज़त किसी को नहीं देता तो फिर उनको ये देखे बगैर कि वो शाही इमाम है या कोई मुफ्ती है या कोई मुसलमान है या हिंदू है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम के खिलाफ इस अपमानजनक फतवे को जारी हुए करीब 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ममता सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक फतवा देने वाले इमाम बरकती पर कार्रवाई न करके ममता बनर्जी उसका समर्थन नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी में विवाद के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनके और अखिलेश के बीच कोई विवाद नहीं है। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी में एक ही शख्स है जो मतभेद पैदा कर रहा है। मुलायम ने ये बात आज चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कही। मुलायम ने कहा कि उनके बेटे को बहकाया गया है। समाजवादी पार्टी में ज्यादा मतभेद नहीं है और जो हैं वो जल्द सुलझा लिए जाएंगे। ये तो मेरे बेटे की मेरे की बीच बात है जी। अब जो का होगा मैं पूछूंगा। हमारे पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज़्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। हम अपने जाते ही ठीक कर लेंगे। मुलायम के बाद अखिलेश गुट के रामगोपाल यादव भी चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो पार्टी सिंबल पर जल्दी फैसला करें। सिर्फ ये प्रेयर करने गए थे कि फैसला जो भी करना हो वो जल्दी करें, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, हमारे यहाँ तक शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा सर इस पे? इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन तो जो करना है तो करेगा।
वहीं आजम खान ने उम्मीद जताई कि पार्टी में जल्द सब ठीक हो जाएगा। देखिए, बात तरफ की है ही नहीं, मेरे रिश्तों की बात है। और मैं आज भी यही कह रहा हूं कि मैंने हमेशा एक पुल का काम किया है और अभी भी बावजूद इसके कि बहुत सी उम्मीदें टूट गई। धुंध है, अभी अंधेरा नहीं है। टीम अखिलेश की ओर से रामगोपाल यादव 2 दिन पहले चुनाव आयोग से मिले थे। चुनाव आयोग को 1.5 लाख से ज्यादा पन्नों का दस्तावेज सौंपा था। रामगोपाल ने समाजवादी पार्टी के 5,731 पदाधिकारियों में से 4,716 पदाधिकारियों का समर्थन पत्र सौंपा था। अखिलेश को पार्टी के 90% पदाधिकारियों का समर्थन है। मुलायम सिंह दिल्ली से वापस लखनऊ पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर जारी घमासान पर विरोधी पार्टियों ने निशाना साधा है। बीजेपी ने यूपी में जारी समाजवादी दंगल पर चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल पंचर हो गया है। बीएसपी और कांग्रेस ने भी समाजवादी परिवार में जारी घमासान पर निशाना साधा। इस समय 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक है मुलायम सिंह यादव जी जो कहते हैं मैं अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं पार्टी का, और दूसरी ओर अखिलेश यादव की कैंप कहती है उन्होंने अखिलेश को चुना है। परिवार भी बचाना चाहिए और पार्टी भी बचानी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के लिए, प्रदेश में जो भी उनसे जुड़े हुए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी हताशा कम हो जाएगी। कौन कह रहे हैं कि हम असली हैं? असली और नकली की पहचान तो जनता इनको करवा देगी इस बार। दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जमानतें जब्त होंगी। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कुछ लोगों पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। तो नेताजी का अधिकार है कहीं भी जाएं, उसको तो हम कहीं चैलेंज कर नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नेताजी को भ्रमित करके इधर उधर खामखा दौड़ा रहे हैं। तो हम नेताजी से पहला तो ये कहेंगे कि उन गलत हाथों से दूर होइए। बेटा अपना खून होता है, वो अपना ही रहेगा, बाकी पराए रहेंगे। समाजवादी पार्टी में अब तक सुलह की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। 1 जनवरी को रामगोपाल यादव के बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। 2 जनवरी को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। 3 जनवरी को अखिलेश ने मुलायम से मुलाकात की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद अखिलेश की ओर से रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के सामने दावेदारी पेश की थी। रामगोपाल यादव चुनाव चिन्ह पर दावेदारी के लिए चुनाव आयोग के सामने 1.5 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पेश कर चुके हैं। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। पेट्रोल पंप्स पर कैशलेस पेमेंट जारी रहेगा। सरकार की ओर से मिले भरोसे के बाद पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने के फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस मामले में बैंकों से बातचीत की बात कही है। We are trying to discuss the issue. I have asked the Secretary DFS to discuss the issue with the banks. The Petroleum Minister is also in touch, so they are trying to resolve the issue. सरकार उस फैसला को अमल करवाएगी। आने वाले दिनों में भी जितने भी प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, विशेष करके पेट्रोल पंप में हम लोगों ने ये तय किया है, ग्राहकों के ऊपर उसकी कोई पासन नहीं होगा। हमने अपनी कॉल डिफर कर दी है 13 तक के लिए, और अब देखते हैं अगर 13 तक अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होगा तो हमें कार्ड एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर 13 जनवरी। लोगों ने कैशलेस पेमेंट बंद होने पर परेशानी बढ़ने की आशंका जताई है। क्या आम जनता तैयार हो पाएगी कैश देकर पेट्रोल या डीजल लेने के लिए? ये शायद आम जनता से ही जानना होगा। अगर आपको कैश देकर देना पड़े पेट्रोल तो कितनी मुश्किल? इट्स डेली मतलब मुश्किल तो होगी, दिक्कत होगी, हमेशा एटीएम जाना पड़ेगा। मेरे पास कैश तो है नहीं, मैं तो कार्ड से ही पेमेंट करनी है। और बैंकों में केवल एक दिन मिलता है 24,000 रुपये, उसमें किसी को लेना देना भी होता है और घर के खर्चा भी है, कहाँ से होगा पूरा। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 56,190 पेट्रोल पंपों में से 53,000 से ज्यादा पर HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक की POS मशीनें हैं। और अब आपको बताते हैं कि पेट्रोल पंप्स पर कैशलेस पेमेंट को लेकर विवाद शुरू कैसे हुआ।
कई प्राइवेट बैंकों ने पेट्रोल पंप्स पर कार्ड से होने वाले हर पेमेंट पर 1% MDR लगाने का ऐलान किया। MDR वो शुल्क है जिसे बैंक कार्ड से पेमेंट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के बदले में वसूला जाता है। नोटबंदी के दौरान MDR नहीं वसूला जा रहा था। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने MDR का विरोध किया। पेट्रोल पंप डीलर्स ने फैसले को एकतरफा बताया। पेट्रोल पंप डीलर्स के मुताबिक फैसले का सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ेगा। पेट्रोल पंप्स की दलील है कि उनका मार्जिन सिर्फ 2.5% है, जो प्रति 1000 लीटर के आधार पर तय होता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। यहां पीएम 8वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 4 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगी। इससे पहले आज पीएम ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी और रेल मंत्रालय के काम की सराहना की। रेलवे का विस्तार हो, रेलवे का विकास हो, रेलवे आधुनिक बने और रेलवे जन सामान्य की जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज के साथ मददगार कैसे बने, बदलाव करने की दिशा में रेलवे कार्यरत है। और मुझे विश्वास है कि बहुत तेज गति से रेल बदल जाए। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और देश विदेश से आए टॉप कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 4 दिन तक चलने वाला वाइब्रेंट गुजरात समिट गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में हो रहा है। समिट में करीब 20 राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स समेत दुनिया के कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम रहते ही की थी। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। संभावना है कि इस बार करीब 25 से 30 लाख करोड़ का निवेश गुजरात में होगा। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कूड़े की ढेर की वजह से बीमारी फैलने के खतरे से जूझ रही है। सैलरी की मांग को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के 5वें दिन कूड़े के ढेर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हड़ताली कर्मचारियों ने आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन के पास जाम लगा दिया। लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। अर्थी निकाली जा रही है। यहाँ पे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रोड को जाम कर दिया गया है और ट्रैफिक में दिक्कतें आ रही हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कितने दिन से आपको सैलरी नहीं मिली और ये अर्थी किसकी निकाल रहे हैं आप? सर, ये अर्थी जो निकल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की निकल रही है, क्योंकि हमें पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अक्टूबर से लेके आज जनवरी की 9 तारीख हो गई है। जनवरी को तो छोड़िए, पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली वालों की परेशानी को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। भारत से लेकर अमेरिका तक कई इलाकों में भारी बर्फबारी राहत के साथ आफत भी लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शिमला में बर्फ की मोटी परत जमने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को जरूरी सामान की दिक्कत होने लगी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। बर्फबारी के बाद लोगों को बागवानी और खेती में अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। बर्फ है ये पिघलेगी और इससे क्या कहते हैं खेतों में नमी भी रहेगी, फलों के लिए भी लाभकारी है। इस बार फायदे बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, ठीक ठाक हुआ है। फल के लिए भी अच्छा है इसका लिए मौसम। फल में हुए जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती हो गया, पुलम हो गया और आड़ू हो गया, इसके लिए लाभदायक हुआ। भारत ही नहीं, अमेरिका, रोमानिया और ग्रीस में लोग बर्फबारी की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बर्फबारी के साथ ही बर्फीले तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रीस के भीतर भी ट्रैफिक की रफ्तार पर रोक लग गया है। कई इलाकों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। रोमानिया में भारी बर्फबारी की मार बेघर लोगों पर पड़ी है। सरकार की ओर से बेघर लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद रविवार को श्रीनगर एयरपोर्ट को भी खोल दिया गया। हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी हो रही है। इसी वजह से कई इलाकों का संपर्क कट चुका है।